तालिबान की सरकार में डिप्टी पीएम बनाए गए मुल्ला बरादर को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पिछले 13 दिनों से मुल्ला बरादर को किसी ने भी नहीं देखा है। इंटरनेशनल मीडिया में तालिबान नेता मुल्ला बरादर की मौत का दावा तक किया जा रहा है, लेकिन तालिबान ने सभी दावों को खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया है। बरादर की सलामती का सबूत पेश करने के लिए तालिबान ने वीडियो और ऑडियो क्लिप भी जारी किए। तालिबान की टेरर सरकार से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टेरर कैबिनेट। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर की मौत को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। तालिबान विरोधी गुट एनआरएफ ने दावा किया है कि सत्ता संघर्ष में जख्मी हुआ बरादर अस्पताल में भर्ती है। दावा किया जा रहा है कि आईएसआई के इशारे पर हक्कानी गुट ने मुल्ला बरादर को हाउस अरेस्ट किया है। TV9 भारतवर्ष किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता। मुल्ला बरादर पर जारी सस्पेंस के बीच तालिबान ने वीडियो और तस्वीरें जारी कर सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है। तालिबान ने कहा कि बरादर पूरी तरह से सलामत है। मुल्ला बरादर का जारी वीडियो कंधार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में मुल्ला मुकुर इलाके में नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि बरादर जल्द काबुल लौटेंगे। मुल्ला बरादर पर जारी सस्पेंस के बीच तालिबान ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। इस ऑडियो क्लिप में मुल्ला बरादर कह रहा है कि वो यात्रा पर है। मैं और मेरे सभी सहयोगी बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। मुल्ला बरादर ने ऑडियो क्लिप में कहा कि उनसे जुड़ी सारी अफवाह प्रोपेगेंडा और साजिश है। वीडियो के जरिए मुल्ला बरादर के कंधार में होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर सरकार में अपना कद घटाए जाने से नाराज है। कंधार में बरादर अपनी नाराजगी को लेकर तालिबान के सुप्रीम लीडर हबीबुल्लाह अखुंदजादा से मुलाकात करेंगे। अपना कद घटाए जाने से उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद भी नाराज चल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की टेरर कैबिनेट पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से समावेशी नहीं है। इसमें भरोसे और सहमति की भारी कमी है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का भरोसा जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। तालिबान सरकार को मान्यता देने के सवाल पर भी अमेरिका अभी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर चल रहा है। तालिबान की सत्ता आने के बाद से अफगानिस्तान में खाने पीने के साथ जरूरी मेडिकल दवाई और उपकरणों की भारी कमी है। जरूरी मदद की सप्लाई को लेकर UNHCR के कमिश्नर फिलिप ग्रांडी ने कल काबुल में शरणार्थी मामलों के मंत्री हाजी खलील उल रहमान हक्कानी से मुलाकात की। UNHCR का कहना है कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट बहुत बड़ा है और लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कामकाज करने के तौर तरीकों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तालिबान ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ कई दूसरे मुद्दों पर किए वादों को तोड़ा है। यूएन ने कहा है कि तालिबान राज में महिलाओं पर अत्याचार, उन्हें पढ़ने लिखने और खेल कूद पर रोक लगाना दोहा में हुए समझौते के बिल्कुल खिलाफ है। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पंजशीर में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर से $65 लाख यानी करीब 48 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सालेह के घर से तालिबान ने 18 सोने की ईंटें भी मिलने का दावा किया। पंजशीर पर तालिबान कब्जे के बाद उसके लड़ाकों ने सालेह के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। तालिबान सत्ता संभालने के बाद अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करने में लग गया है। तालिबान की सरकार ने अपने पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान को संदेश भेजकर अफगानिस्तान के 46 एयरक्राफ्ट और पायलट को वापस लाने की मांग की है। अफगानिस्तान पर कब्जे के पहले ही तालिबान के डर से अफगानी सेना के कई पायलट एयरक्राफ्ट के साथ उज्बेकिस्तान चले गए थे। तालिबान राज में आम लोगों के साथ महिलाओं पर अत्याचार जारी है। तालिबान अपने विरोधियों को घर घर तलाशी कर सजा दे रहा है। तालिबान हजारा समुदाय पर जुल्म ढा रहा है। तालिबान के डर से कई अफगानिस्तान के संगीतकार देश छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं और बुर्के के खिलाफ अफगानिस्तान की महिलाओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। सत्ता संभालने के बाद तालिबान का क्रूर चेहरा हर दिन दुनिया के सामने आ रहा है। तखर प्रांत में तालिबान की फौज ने नशे के आदी हो चुके लोगों को सड़क के किनारे बैठाकर रस्सियों से पिटाई की। नशे के शिकार इन लोगों पर तालिबान ने पाइप से पानी की बौछारें की। इनमें से कुछ को तालिबान ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सलाउद्दीन रब्बानी के घर से बड़ी तादाद में विदेशी शराब जब्त किया है। तालिबान ने रब्बानी के काबुल वाले घर में मिले शराब की बोतलों का वीडियो जारी किया है। सलाउद्दीन रब्बानी पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे हैं। तालिबान के अफगान पर कब्जे के बाद से सलाउद्दीन रब्बानी पाकिस्तान चले गए थे। तालिबान अपने विरोधियों को चुन चुन कर सजा दे रहा है। काबुल में रहने वाले पंजशीर के लोगों को तालिबान घर घर तलाशी लेकर उन्हें पीट रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में पंजशीर के लोगों को तालिबान नजरबंद कर रहा है। तालिबान के लोग इन्हें बेरहमी से पीटते हुए कार की डिग्गी में बंद कर ले जाते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार हजारा समुदाय के लोगों पर जुल्म ढा रहा है। दायकुंडी में तालिबान ने हजारा समुदाय के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तालिबान इन्हें घर बार छोड़कर यहां से जाने की धमकी दे रहा है। पकड़े गए लोगों में अफगान सेना के पूर्व सदस्य भी शामिल हैं।
अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियार तालिबान के हाथ तो लग गए हैं, लेकिन इनमें से कई अत्याधुनिक हथियारों का तालिबान इस्तेमाल करना भी नहीं जानता। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबान के लड़ाके अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल करने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान को अमेरिकी हथियारों का जखीरा मिल चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के छोड़े गए हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां और विमान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। छोड़े गए इन बख्तरबंद गाड़ियों पर अफगानी बच्चे खेल कूद रहे हैं, इन्हें झूला बनाकर झूल रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे वीडियो आ चुके हैं जिसमें तालिबान के आतंकी छोड़े गए अमेरिकी विमानों पर झूला झूल रहे थे। तालिबान राज में संगीत प्रेमियों पर भी अत्याचार हो रहा है। तालिबान के खौफ से अफगान संगीत से जुड़े कलाकार जान बचाने के लिए या तो देश छोड़कर भाग रहे हैं या अपने वाद्य यंत्रों को छिपा रहे हैं। अफगानिस्तान से जान बचाकर कुछ कलाकार और गायक पाकिस्तान पहुंचने लगे हैं। पिछले दिनों मशहूर पॉप सिंगर आर्यन खान के घर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को तालिबानियों ने तोड़कर नष्ट कर दिया था। काबुल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए तालिबान की सरकार एयरपोर्ट के पूर्व कर्मचारियों को काम पर दोबारा बुला लिया है। कल काबुल एयरपोर्ट पर 2 महिला कर्मचारी बुर्के में काम करती दिखी। काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए तालिबान तुर्की की मदद भी ले रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज में शरिया कानून लागू होने के बाद महिलाओं का जीना मुहाल हो गया है। महिलाओं के बुर्के में रहने की शर्त के खिलाफ महिलाओं ने सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ दी है। महिलाएं सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें पोस्ट कर अपनी मर्जी से जीने की आजादी के अधिकार की मांग कर रही हैं। तालिबान राज में तंगहाल अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर भारत ने दुनिया भर के देशों से अपील की है। अमेरिका ने एनजीओ और यूएन के जरिए 471 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान को 147 करोड़ की मदद देने की बात कही है। इस बार अफगानिस्तान में अब लोगों ने कामकाज शुरू करने के लिए दफ्तरों को खोलने की भी मांग की है। ये तमाम अहम खबरें आपको दिखाते हैं हम टॉप 9 अफगान संकट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से सेना के वापस बुलाए जाने को सही ठहराते हुए कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि और ज्यादा समय तक रहने से अफगानी सुरक्षा बल या वहां की सरकार ज्यादा आत्मनिर्भर या सक्षम हो जाती। अगर 20 साल तक सैकड़ों अरबों डॉलर लगाना पर्याप्त नहीं थे तो 1 और साल वहां रुकने से क्या हो जाता। अफगानिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम प्रतिबंधों के मुताबिक अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद देने के लिए अपना समर्थन जारी रखेंगे। ये मदद हमारी सरकार के जरिए नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन और यूएन के जरिए की जाएगी। अफगानी लोगों की मदद के लिए अमेरिका ने यूएन और एनजीओ को $64 मिलियन दिए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पिछले 20 साल और उससे पहले पाकिस्तान ने जो रोल निभाया वो पाकिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए दांव पर था। पाकिस्तान के भी कई हित इसमें शामिल थे। कई मुद्दों पर हमारे मतभेद भी थे। भारत की अफगानिस्तान में भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट थी। अफगानिस्तान से शरणार्थियों के पाकिस्तान आने के बाद बने हालात को लेकर गृह मंत्री शेख रशीद ने पीएम इमरान खान को अवगत कराया है। शेख रशीद ने बॉर्डर पर बने ताजा हालात को लेकर भी इमरान खान को जानकारी दी है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अफगानी पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान अब और अफगानियों को शरण देने की हालात में नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने तालिबान राज का बचाव करते हुए कहा है कि हालात सुधारने के लिए नई सरकार को अभी और वक्त देना चाहिए। रशीद ने कहा कि दुनिया ये न सोचे कि अफगानिस्तान 8 दिनों में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क बन जाएगा। रशीद ने अफगानिस्तान के खातों को फ्रीज करने को भी गलत बताते हुए कहा कि इससे वहां मानवीय संकट और खड़ा होगा। तालिबान राज के आने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर कल पहली बार कोई विदेशी कमर्शियल फ्लाइट लैंड किया। पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान सोमवार को कुछ यात्रियों के साथ काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस विमान के जरिए हेल्प वर्कर समेत सिर्फ 10 लोग यहां पहुंचे। इससे पहले पाकिस्तान अपने विमान के जरिए खाद्यान्न और जरूरी दवाइयां काबुल भेज चुका है। तालिबान राज के आने के बाद से ही काबुल समेत कई शहरों में सरकारी दफ्तर बंद हैं। खाने पीने के साथ पैसों की संकट बढ़ने से लोगों ने अब दफ्तरों को खोलने की मांग करनी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को इलाज के लिए पाकिस्तान जाना है, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस बंद होने से उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। कई शहरों में अभी बैंक भी हर दिन नहीं खुल पा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही अपने हितों को पूरा होते हुए देखने वाला चीन 2018 से ही तालिबान को लुभाने में लगा था। चीन तालिबान के मानवाधिकारों को लेकर क्रूर छवि को नजरअंदाज करते हुए तालिबान को अपने पाले में लाने के लिए लगा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान और चीन में निवेश को लेकर जुबानी सहमत बन गई थी।
पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नेता और जमात इस्लामी ग्वादर के मुखिया हिदायतुर रहमान ने अपने साथ हो रहे भेदभाव को लेकर पाक सेना से बात की है। रहमान ने कहा कि हम बलूचिस्तान के पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। हम अपनी जमीन के असली वारिस हैं, हम शरणार्थी नहीं हैं। बता दें कि अफगानिस्तान से आए लोगों के ऊपर वापस स्वदेश जाने के लिए पाक आर्मी लगातार दबाव बना रही है। और अब आपको दिखाएंगे राष्ट्र की बड़ी खबरें। यूपी की सियासी पिच पर कौन होगा चित? अलीगढ़ में आज पीएम मोदी क्या देंगे सौगात? किसने दिग्विजय सिंह को कहा तालिबान का दोस्त? और आज राष्ट्रपति भवन में क्यों होगी मंत्रिपरिषद की मैराथन मीटिंग? देश की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राष्ट्र में। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जाएंगे, जहां पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कॉरिडोर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी के अलावा यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 11:15 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 3:45 बजे से रात के 9 बजे तक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। मंत्रियों के रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आमतौर पर ये बैठकें राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने अपने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस बार अकाली दल ने बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर बीएसपी और 97 सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी ममता बनर्जी सोमवार को अचानक क्षेत्र की 16 आना मस्जिद पहुंच गई। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। ममता के इस कदम को मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की संगत जिन्ना तालिबान और पाकिस्तान से रही है, इसलिए खुद उनकी सोच तालिबानियों जैसी हो गई है, इसलिए उनको हर हिंदुस्तानी वैसा ही लगता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर सदर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर की एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जानकार राकेश राठौर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं समाजवादी नेता बीजेपी के 8 विधायकों के अखिलेश के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक राकेश राठौर कई मौकों पर अपने ही सरकार पर सवाल भी उठा चुके हैं। आज अयोध्या में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। आगरा और नोएडा के बाद आम आदमी पार्टी अब रामनगरी में तिरंगा यात्रा के जरिए यूपी की सियासत में अपना दमखम दिखाएगी। इस यात्रा के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप सांसद संजय सिंह के साथ तमाम बड़े नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बिहार के गया में एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2.25 किलो ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाजार में इतने ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये लोग इस बड़े कंसाइनमेंट को मानपुर इलाके में डिलीवरी देने जा रहे थे। पंजाब के अमृतसर में भारत पाक सीमा पर स्थित भैरोवल गांव में रविवार देर रात ड्रोन दिखने से सनसनी फैल गई। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की। सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन नहीं मिला। वहीं फायरिंग के बाद ड्रोन से जो बॉक्स खेतों में गिरे उसे जब्त कर लिया गया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि बॉक्स में हथियार है या कुछ और। अधिकारियों के मुताबिक खेतों में पैरों के निशान भी मिले हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों सितम ढा रहा है सितंबर? सड़कों पर समंदर और आसमानी बवंडर की तस्वीरें क्यों डरा रही हैं? आइए देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर में समंदर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रचंड वेग से लहरें चल रही हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कार तिनके की तरह बह रही है। इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घरों में सैलाब का कब्जा हो गया। घरों में पानी के घुसने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एनडीआरएफ की टीम उन्हें निकालने में जुटी है।
गुजरात के जामनगर में बाढ़ से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यहाँ सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। ये तस्वीर गुजरात के जामनगर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद इलाके में बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने घरों में फंस गए। जान बचाने के लिए लोग मकानों की छतों पर आ गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी धरती के इन देवदूतों ने जान की परवाह किए बगैर इन लोगों को सैलाब से निकाला। ये तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां सैलाब का सितम अब लोगों को डराने लगा है। ये देखिए कैसे एक कार सैलाब की चपेट में आ गई और थोड़ी देर बाद सैलाब के साथ बहने लगी। पुल पर खड़े होकर लोगों ने इस खौफनाक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आलम यह है कि कुदरत के इस कहर से लोग खौफजदा हैं। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश ने तांडव मचाया है। यहाँ हुई जबरदस्त बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो गया। पैदल राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गयी। लोग जान जोखिम में डालकर अपने जरूरी कामों को निपटाने में लगे रहे। यहाँ न्यारी और अजी बांध ओवरफ्लो होने की वजह से हालात खराब हो गए। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने इमरजेंसी मीटिंग की है। बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम पटेल ने सौराष्ट्र में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी रखने के आदेश दिए। गुजरात के जूनागढ़ में भी मौसम ने लोगों को हलकान कर दिया है। बारिश की वजह से ऊंचाई वाले स्थानों से पानी बहकर नीचे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में खासकर जामनगर, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, ओखा और राजकोट के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आज इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने के भी आसार हैं। राजस्थान के सीकर में भी आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। यहाँ फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गयी। जान जोखिम में डालकर कार सवार सैलाब से सामना कर रहे हैं। पूरे इलाके में समंदर जैसे हालात हैं। सैलाब में फंसे दोपहिया वाहन को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। यहाँ घर, मकान, दुकान सब जलमग्न हैं। गलियों में बह रहे पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो सब कुछ बहाने को आमादा हो। बारिश ने शेखावटी में वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी प्रचंड वेग से बह रही है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे का मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो मुंबई और उपनगरों के साथ साथ पड़ोसी जिलों ठाणे और पालघर में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। कोरोना से जुड़ी देश दुनिया की खबरों के लिए आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना का संकट अब भी बना हुआ है। सोमवार को देश भर में कोरोना के नए मरीजों के 24,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इनमें अकेले केरल में 15,000 जबकि करीब 3,000 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी रोजाना 1,000-1,500 केस सामने आ रहे हैं। हालांकि सोमवार को लगभग 40,000 लोग ठीक भी हुए। इस दौरान 24 घंटे में देश भर में 340 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। कोरोना को लेकर बुरी खबर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल 6 महीने तक कोरोना महामारी कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका को और ज्यादा बल मिलता है। लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर। विशेषज्ञों का मानना है कि 90 से 95% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाने पर ही इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। बीएचयू में जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 3 महीने बाद देश में तीसरी लहर के आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि तीसरी लहर पिछली लहरों जितनी खतरनाक नहीं होगी। इसका खास तौर से उन पर ज्यादा असर नहीं होगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है या जो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उबर चुके हैं। कोरोना के टीके को लेकर भारत को एक और सफलता मिलने जा रही है। WHO इस हफ्ते कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल न मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। इसी हफ्ते भारत को एक और कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला जाइकोव-जी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये दुनिया की पहले DNA बेस्ड वैक्सीन होगी। इसके साथ ही देश में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या 4 हो जाएगी। अब तक भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी इस्तेमाल हो रही है। भारत में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 18 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 39 करोड़ को अभी सिर्फ पहली डोज ही मिली है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश टीकाकरण अभियान में नए आयाम गढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 124 मामले सामने आए, जिसमें से 72 मामले केवल अगस्त माह में आए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के अलावा मच्छर जनित मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं।
देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सरकार की सफलता पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ये वैक्सीन कोरोना महामारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। सीएम योगी ने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया। यूपी के कई जिले वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में हैं। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाराणसी में पिछले हफ्ते डेंगू के मरीज जहां 8 से 9 थे, वहीं आज की तारीख में उसी सरकारी अस्पताल में 12 से 13 की संख्या में मरीज भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टर का दावा है कि डेंगू से निपटने की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें प्लेटलेट्स, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था मुख्य है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।